पड़ोस के घर में सुबह 7 बजे से कई लोग एक साथ कीर्तन करते हैं और मेरी नींद भी आमतौर पर उसी आवाज़ से खुलती है। पर आज बात कुछ और थी। एक आदमी खूब जोर से चिल्ला रहा था और किसी छोटी सी बच्ची के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। माफ़ कर देने की गुहार सुनाई पड़ रही थी। आदमी बार बार यही कह रहा था कि उसे जन्म ही नहीं लेना था। बच्ची में तमीज़ नहीं, बच्ची बेतहाशा रो रही थी। ये सुनते हुए उठी तो मैं कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गई। एक फैक्ट मानो एकदम जोर से हिट किया हो मुझे। कह रहा हो, कनुप्रिया इतना क्यों सोच रही हो? क्या हर दूसरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं? क्या बच्चे, यहाँ तक कि 20 साल के लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप के द्वारा अब्यूज़ किए जाने से डिप्रेस नहीं होते, अपनी जान नहीं लेते? नमस्कार, मैं हूँ कनुप्रिया और आपका कानून प्रिया के एक नए एपिसोड में स्वागत है। आज का ये एपिसोड समाज से एक सवाल और गुहार दोनों ही तरीके से देखा जाना चाहिए। कोरा जो वेबसाइट है उस पर कुछ देख रही थी। अचानक से एक सवाल देखकर मन बस वहीं ठहर गया। सवाल था, मैं 17 साल की हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत अब्यूज़ करते हैं। पहले लगता था सभी के साथ होता है, पर अब मुझसे और नहीं झेला जाता। मेरे पास इसके कोई उपाय हैं क्या, कानूनन तौर पर, या कोई हेल्पलाइन नंबर? सबसे पहला जवाब वही क्लीशे बॉलीवुड फिल्मों वाली कि माता पिता बस भगवान होते हैं जो बोलते हैं तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उनके विरुद्ध एक्शन लेने का सोच रही हो? इस जवाब को पढ़कर थोड़ा दुख हुआ कि ये शायद उन सभी माता पिता को भी भगवान ही मानते होंगे जो अपनी बेटे बेटियों को प्रेम करने के लिए मरवा कर सड़क किनारे दफना देते हैं। खैर, आगे जो जवाब थे उनसे दिल और टूटता गया। किसी ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते, कोई अपना ऐसा ही अनुभव शेयर कर रहा था, कोई अपना नंबर दे रहा था ये कहकर कि तुम अकेली नहीं हो, हमारे साथ भी होता है, कुछ कर तो नहीं सकते, पर जब भी बहुत परेशान हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं तुमसे बात करूँगी, मैं तुम्हारी बात सुनूँगी। और सबका यही कहना था कि इसका कोई उपाय नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ये सब आज 21वीं सदी में भी कानून के दायरे से बाहर है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब्यूज़ का मतलब आखिर क्या है, साथ ही अब्यूज़ किए जाने की वजह से जो ट्रॉमा होता है वो क्या है। अब्यूज़ को अगर लीगल टर्म में समझें तो ये तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर, यानी होशो हवास में, अपने शब्दों या किसी एक्ट के द्वारा उसे परेशान करे, उस पर वायलेंस करे, इसे अब्यूज़ कहते हैं। वहीं अब्यूज़ के रिजल्टेंट में, यानी अब्यूज़ के बाद अधिकतर केसेस में पीड़िता को फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा की ही वजह से अधिकतम केसेस में शारीरिक समस्या भी झेलनी पड़ती है। साथ ही कई लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। आउटलुक मैगजीन के सितंबर 2020 की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 50% मेंटल इलनेस ट्रॉमा की शुरुआत महज 14 साल की छोटे उम्र से हो जाती है, जिसमें से अधिकतर केसेस पेरेंट्स या फैमिली में हुई घटनाएं और अब्यूज़ में शामिल हैं। आप अपने आसपास या अपने ही परिवार में गौर करें तो न जाने आपको ऐसी कितनी घटनाएं याद आएंगी जहां बच्चों पर माँ बाप द्वारा किए गए अब्यूज़, जैसे कई लोगों के सामने जलील कर देना, थप्पड़ मार देना, किसी खास सब्जेक्ट को न लेने देना, सिर्फ साइंस पढ़ने पर प्रेशर डालना, डॉक्टर इंजीनियर ही बनने के लिए उकसाना, अच्छे अंक लाने के लिए बोलना, घर से बाहर न निकलने देना, खास तरह के कपड़े न पहनने देना, सब शामिल होंगे। परेशानी यह है कि हम इन चीज़ों को इतना मामूली समझते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमें ये लगता भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, सिवाय उस इंसान के जिसे इन सब से गुजरना पड़ता है। यही आदत जो आपको नॉर्मल लगती है किसी के लिए प्राणघातक होती है। बच्चे कलम घिस कर अपने सपनों की जगह अपने माँ बाप के थोपे हुए सपनों के लिए पढ़ते हैं और उनके अंक माता पिता की चाहत के अनुकूल जब नहीं आते तो वे अपने आप को इतना हारा हुआ महसूस करते हैं कि वे अपनी जान दे देना बेहतर समझते हैं। आज हम कानून प्रिया में इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब के लिए कोई भी कानून अब तक मौजूद नहीं है। जब तक मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट या अबेटमेंट टू सुसाइड का ना हो, अबेटमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए उकसाना, तब तक पुलिस या कोर्ट या कोई भी इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सवाल यह है कि जब जान ही चली जाएगी तब कानून के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे देश में इन लॉज यानी ससुराल वालों के हाथों किया गया अब्यूज़, हिंसा दंडनीय अपराध है। फिर अपने घर में अपने माँ बाप, अपने परिवार के द्वारा किया गया शोषण क्यों नहीं? कानून का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप खुद देख लीजिए, जिन अपराधों के खिलाफ कानून मौजूद हैं हम उन्हें ही सिर्फ अपराध मानते हैं, जिन अपराधों के खिलाफ कानून नहीं उन्हें हम सिरे से नकारते आए हैं। इसलिए किसी भी व्यवहार जो लोगों पर बहुत गंभीर रूप से असर डालते हैं, गलत असर डालते हैं,
उसके लिए कानून होना ज़रूरी है ताकि ये बात कागज़ के साथ साथ हमारे जहन में भी दर्ज हो जाए कि यह गलत है। एक बात जिसका जिक्र यहाँ ज़रूरी है वो ये कि आखिर मैं बार बार पेरेंटल अब्यूज़ को इतना जघन्य अपराध क्यों बता रही हूँ। तो बीते साल यानी 2020 में यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने एक भारत को लेकर सर्वे किया और रिपोर्ट निकाला। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत और भी कई राज्यों में किया गया ये सर्वे और ये पाया गया कि भारत में अभी तक पेरेंट्स बच्चों को अलग अलग तरह से ऐसे कई पनिशमेंट्स देते हैं, दंड देते हैं या गुस्सा दिखाते हैं जो 30 अलग अलग अब्यूज़ में शामिल हैं। हाथ उठाने से लेकर धक्का देना, लात मारना, डंडे, बेल्ट या रॉड से पीटना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें ब्लेम करना, धमकी देना, बार बार बोलना कि वे किसी लायक नहीं है, ये सब अब्यूज़ में शामिल होता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि किस तरह से इन सब का बच्चों पर हद से अधिक डराने वाला असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे न केवल अपनी जान लेने के काबिल हो जाते हैं बल्कि दूसरों पर भी वायलेंस का सहारा ले सकते हैं। एक और बेहद अजीब बात और दुखद जो इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई वो ये कि लड़कियों के साथ किए गए घर में अब्यूज़ और लड़कों के साथ किए गए अब्यूज़ में भी अंतर होता है। लड़कियों के साथ ज़्यादातर अब्यूज़ बेहद अलग चीज़ों की वजह से होते हैं, जैसे घर में कामकाज में हाथ ना बटा पाना, बाल खुले रखना, सांवला होना, बाहर जाना, ज़्यादा बात करना, जवाब देना, पैर खोल कर बैठना। वहीं लड़कों के साथ जो ज़्यादातर अब्यूज़ होते हैं वे घर वालों का अनादर करना, परीक्षा में कम अंक लाना, लड़कों जैसा व्यवहार न करने पर किए जाते हैं। मैंने इस एपिसोड के सिलसिले में कुछ लोगों से बात की जो अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते थे, आप सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। वे अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनकी बात का वीडियो नहीं पर ऑडियो आपको सुनाएंगे। ये रहा पहला ऑडियो। हाय, आई एम अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। मुझे एक लड़के से बात करना बहुत पसंद था। ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चलने पर उन्होंने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवा ली जस्ट टू प्रूव कि मेरी कोई भी बात उनसे नहीं छुपी है। मतलब जिन पर मुझे भरोसा होना चाहिए, अब मुझे उनसे डरने की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरी किस से कहाँ किस बात पर जासूसी करवा रहे हैं। इसके बाद मेरे कपड़े पर, मेरे बोलने के तरीके पर, मैं किससे बात करूँगी किससे नहीं, मेरे कौन दोस्त बनेंगे, इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन होने लगी। मैं एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और एग्ज़ाम देने से पहले लॉकडाउन लग गया। किन्हीं वजहों से मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सिचुएशन मेरे पेरेंट्स समझेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, बट सपोर्ट करने के बजाय, कंफर्ट करने के बजाय मुझे ये सुनने को मिला कि मैं कोचिंग सिर्फ मटर गश्ती करने के लिए गई थी और मैं फ़ोन पर पता नहीं किससे चैट करती हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती और मैं उनके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम हूँ जिसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इन सब चीज़ों का मैं जवाब, इन सब बातों का मैं जवाब नहीं दे पाई क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे, हमारे घर पे उनके पास पावर होती है, वो एक अथॉरिटी पे होते हैं और अल्टीमेटली मेरी एजुकेशन के लिए भी वही फ़ीस दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये वर्ड्स उन लोगों से सुनते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझ पर इन सब चीज़ों का ये असर हुआ कि मैं खुद पर, अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगी। मेरे बॉयफ्रेंड से, फ्रेंड से मैं बात नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इन सब के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। इन सब बातों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। हर बात का सॉल्यूशन मुझे सिर्फ सुसाइड नज़र आने लगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि टॉक्सिक रिलेशंस पर लॉज बनने चाहिए क्योंकि जस्ट बिकॉज आप पेरेंट हो, आपको ये हक नहीं मिल जाता कि आप फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में कुछ भी बोल जाएं बिना ये समझे, सोचें कि उसका आपके बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में बच्चा एटलीस्ट मेंटल पीस तो डिज़र्व करता है। इस बीहड़ दुनिया में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि माँ पिता ही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, पर अगर अपने ही माँ पिता की वजह से आपको रोशनी के एक छोटे कतरे से दिक्कत होने लगे, सिर्फ अंधेरा अच्छा लगने लगे, तो परेशानी है। हमने फिर बात की एक और शख्स से, कॉलेज स्टूडेंट हैं, अपने आप को क्वियर कम्युनिटी से एसोसिएट करते हैं। उनका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। इमोशनल अब्यूज़
जो कि होता है वो मतलब स्पेशली हमारे जनरेशन की बात करूं, काफ़ी सटल होता है, तो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ इमोशनल अब्यूज़ होता है बचपन में, वो उन्हें लगता ही नहीं है कि ये किसी टाइप का अब्यूज़ है, और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास एक लॉ हो जो कि टीनेजर्स को, यंग अडल्ट्स को इमोशनल अब्यूज़ या इवन या यू नो बाकी बच्चों को भी इमोशनल अब्यूज़ के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन दे, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं इमोशनल अब्यूज़ एट अ वेरी यंग एज वो आगे जा कर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है। देयर इज़ अ रीज़न वाई द इंटायर जनरेशन सोशल एंजाइटी से गुज़र रही है अभी। इमेजिन एक पूरा करियर बनाया गया है इसके लिए, दैट यू हैव टू पे पीपल टू लिसन टू यू एंड टू काउंसिल यू। बात करें इमोशनल अब्यूज़ की और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जैसे दलित हो गए, क्वेयर कम्युनिटी हो गई। क्वेयर कम्युनिटी के बारे में मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि कम्युनिटी मेम्बर्स ये बचपन से झेलते आ रहे हैं। उन्हें काफ़ी तरीके से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डिमोरलाइज करते रहते हैं लोग, और अभी पैंडमिक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि हम लोग सब वापस घर आ चुके हैं। और जो बच्चे कॉलेज में थे, जो कम्युनिटी मेम्बर्स जो कि क्लोजेट से निकल चुके थे और वो अपने शहर छोड़ करके कहीं और पढ़ने गए थे, जो एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी थी, वो भी अब नहीं रही, क्योंकि पैंडमिक की वजह से 1-1.5 साल से अब हम लोग घर ही पे बंद हैं और अभी नहीं लग रहा है कि जल्दी कुछ ठीक होने वाला है। तो इमोशनल अब्यूज़ इन जनरल काफ़ी ज़रूरी है कि लोग समझें कि उनके साथ क्या हो रहा है, और समझ के वो भी सीख लें और लोगों को भी समझाएं कि जो उनके साथ हो रहा है वो उनकी गलती नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडियन हाउस होल्ड्स में, और ये और बहुत 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 अजीब अजीब तरीके से प्रेवलेंट होते हैं, बहुत बहुत न्यूएंस तरीके से प्रेवलेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं जो आपके माँ बाप को नहीं सूट करता है, वो आपको अंग्रेज़ी में एक टर्म है गिल्ट ट्रिप कराना, कि वो ज़बरदस्ती वो चीज़ें आपको बता के आपको बुरा महसूस करवाएंगे कि आप उनके कहने की बातें नहीं कर रहे हैं। और ये भी एक तरीके का इमोशनल अब्यूज़ होता है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए इमोशनल अब्यूज़ के लिए एक लॉ होना ज़रूरी है, और उसके बाद लोगों के बीच में लोगों को समझाना ज़रूरी है कि क्या होता है ये, क्योंकि जब उन्हें पता लगने लगेगा, वो भी कुछ स्टेप्स लेंगे इमोशनल अब्यूज़ के अगेंस्ट। वो भी ट्रैक कर पाएंगे कि जो उनके साथ हुआ और जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है वो गलत है। इनका भी ये एम्फेसिस रहा है कि कानून की बेहद ज़रूरत है। कितना मुश्किल हो सकता है अपने ही घर में कैद रहना, वो भी कोविड के टाइम में जब आप स्पेशली अपने घर में रहने को मजबूर होते हैं। तीसरा और आखिर वक्तव्य है एक और बैचलर्स कर रहे छात्र का। उनका कहना है कि उन्हें सबसे पहले अब्यूज़ बहुत ही छोटे उम्र में उनके चमड़ी के रंग की वजह से झेलना पड़ा था, अपने पिता के द्वारा। ये रहा तीसरा ऑडियो। सर मैं 21 साल का हूँ, और जब मैं 13-14 साल का था, छोटा था 12-13 साल का, तब मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों के सामने, घर के ही लोगों के सामने मुझे कह दिया था कि मेरा ये वाला लड़का बदसूरत हो गया है। तो ये कहते हुए इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेरे बाकी दोनों बच्चे ठीक हैं और यही बदसूरत हो गया है। और इस वजह से मेरी सेल्फ इस्टीम इतनी गिरी है आज तक कि मैं उससे दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाया कभी। आई कंसिस्टेंटली डाउट माई सेल्फ। मैं आईना देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये किस तरह का चेहरा है मेरा, नोबडी विल लव मी एवर। मैं अपने आप को लवेबल नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे लड़की रिजेक्ट करेगी या मेरे साथ कोई नहीं आना चाहती है तो जस्ट बिकॉज आई डोंट लुक गुड। और ये पापा से आया तो बहुत लोगों से आया, बहुत से लोगों से, लेकिन पापा से आया तो इसने मुझे बहुत परेशान किया। पापा से मेरी बात नहीं होती है, महीनों सालों बात नहीं होती है। आखिरी बार कब बात हुई थी मुझे याद नहीं है। उनका मेरा रिश्ता अजीब सा है। वो कमरे में आ जाते हैं तो मैं उठ के चला जाता हूँ, बिकॉज उन्होंने इतना प्रेशर बनाया हुआ है मुझे काबिल बनाने का कि तुम्हें काबिल बनना है, दुनिया को दिखाना है। इतना बनाया कि मैं अपने मन का काम करता हूँ तो मैं गिल्ट में रहता हूँ कि मैं यूपीएससी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माई फादर सेज सो। वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, मैं कोई नौकरी निकालूँ, मैं दुनिया को दिखाऊँ। एंड इज़ वेरी रिजिड। वो बहुत ज़िद्दी हैं। वो चाहते हैं कि उतने डोमिनेटिंग, वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी उनके इशारों पे चले।
और हमेशा उनके लिए यही दलील होती है कि मेरे जैसा बाप तुम्हें नहीं मिलेगा दुनिया में, बाप देखो हर जगह कोई किसी को मारता है, मैं तो इतना नहीं करता हूँ। और उन्होंने इतना बुरा रिश्ता बना लिया है कि कोई जुड़ाव नहीं है, हम भाई बहनों का उनसे कोई जुड़ाव नहीं है। इसमें हमारी भी गलती होगी थोड़ी सी, लेकिन मेरे फादर कभी फादर फिगर नहीं रहे। जस्ट लाइक अ ट्रेनर जो आपको ट्रेन करता है, जो चाहता है कि आप ट्रेनर भी अच्छे होंगे, ट्रेनर भी समझते होंगे। मेरे फादर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की थॉट्स को। उन्होंने हमेशा अपने आप को थोपा है और वो चाहते हैं कि सब उन्हीं की तरह बने। और हाँ, मुझे लगता है कि लॉज बनने चाहिए, एटलीस्ट ये रिकग्नाइज तो हो कि आप पेरेंट्स हैं तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपको थोड़ी सी बाउंड्री आपकी भी होनी चाहिए, कम से कम बच्चों के एडल्ट हो जाने तक, कि आप उसके बाद उसको कुछ नहीं बोल सकते। आज तक के 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 में बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित विधेयक अगेंस्ट चाइल्ड बिल 2009, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाने वाला था, जिसके कानून बनने पर बच्चों को शारीरिक मानसिक दंड देने पर माता पिता दंडनीय अपराध के भागीदार होते। इसमें पीटने से लेकर चींटी काटने तक को अपराध की श्रेणी में रखा जाना था। 3 साल तक कैद की सजा या आर्थिक दंड या दोनों हो सकता था। जब बच्चे हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वे माँ पिता के खिलाफ पुलिस में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र होते। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि इसकी सख्त ज़रूरत थी, जबकि कई नेताओं और ज़्यादातर पेरेंट्स का मानना था कि ये बिल सिर्फ परिवार के अन्य मामले में सरकार का बेवजह टांग अड़ाना है। बिल पास तो नहीं हो सका, पर इसे कम से कम सामने रख पाने के साहस को, इसको इंट्रोड्यूस कर पाने को हमारा सलाम है, क्योंकि आज फिर से 11 साल बाद हमें ऐसे ही किसी बिल की पेशकश बहुत जल्द करनी चाहिए। इस एक वीडियो के माध्यम से कुछ खास बदलाव नहीं लाया जा सकता। इस पूरे एपिसोड का मकसद सिर्फ किसी बेहद पुराने धूल जम चुके चादर को किसी जख्म से उठाना था। मकसद सिर्फ ये था कि हम समझने की कोशिश करें, हम बात करना शुरू करें। अगर बात भी नहीं करेंगे तो कानून का हो पाना बहुत दूर की बात है। आज अंत में कोई कविता नहीं, पर कोरा पर लिखे उनको जवाब में से एक जवाब का कुछ अंश आपको सुनाना चाहती हूँ। इसे लिखते वक्त उस बच्चे को जितनी तकलीफ हुई होगी, सुनते वक्त एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। तुमने जो महसूस किया है मैं भी वही जी चुका हूँ। कानून, पुलिस, कोई तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा, पर मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। मार्क्स लाओ। अपने पिता की ज़बान से बस इतना ही सुन पाया हूँ, या शायद मुझे याद सिर्फ इतना ही है। 12वीं में बड़ी मेहनत से टॉप कर पाया, अपने पेरेंट्स को बस ये साबित कर पाने के लिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 100 अंक आए, पर जब पापा ने रिज़ल्ट देखा तो सिर्फ ये कहा कि अंग्रेज़ी में 4 मार्क्स कहाँ कटवाए। 14 साल की उम्र से लात, जूते और ताने खाए हैं, तभी से ये पता चल गया कि इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ क्या होता है। आज 20 साल का हूँ और अब तक उन दिनों की वजह से जी नहीं पाता। मेंटल ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन, हार्ट मसल का कमज़ोर होना जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, याददाश्त बेहद कमज़ोर हो जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, लोगों से दूर भागना, ये सब कुछ मेरे शरीर और दिमाग में समा चुका है। मुझे अपने खुद के पिता से इतना डर लगता है अब तक कि अगर वे मेरे कमरे से बाहर से गुजर रहे होते हैं, मैं भले कितना भी थका हूँ, सोया हुआ हूँ, डर के मारे चौंक उठता हूँ। एक बार 6 महीने के लिए सुसाइडल हो गया था। 6 दिन तक सिर्फ ये सोचता रहा कि कैसे अपनी जान ले लूँ और दर्द भी ना करे ज़्यादा। बायोलॉजी का स्टूडेंट था तो मुझे अलग अलग तरकीब भी मालूम थे। एक बार कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइज़र की एक पूरी शीशी तक पी गया था। आज के दिन तक 25 मार्च 2021 सब कुछ वैसा ही लगता है। अब तक इंसान बचा रह आया हूँ, ये यकीन नहीं आता। मैं नास्तिक हूँ, भगवान और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, पर कभी कभी लगता है कि काश पुनर्जन्म संभव हो पाता, एक बार फिर से जीने के लिए। बस इस बार ऐसे माँ बाप की संतान होने की जगह मैं अनाथ होना चाहूँगा। इस सब्जेक्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। देखते रहिए ऑर्डिनरी।